आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। तो इसको देखते हैं, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, यानी आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। तो जाहिर सी बात है कि आयनिक विलयन यानी आयनिक सॉल्यूशन कह रहा है, तो इस आयनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ऐसा विलयन जिसमें आयन उपस्थित हो, तो उनके चलने की माप को हमको बताना है कि वो चल कितना हिसाब से रहे हैं। तो कह रहा है हम जानते हैं कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज यानी सेतु के द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का सही मापन किया जा सकता है। देखिए, अभी व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हमने आपको पीछे बताया था फिगर बना करके, और इसका डिटेल हम लोग भौतिक विज्ञान में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि हम जानते हैं कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसको सेतु कहेंगे, यानी ब्रिज का मतलब होता है दो किनारों को जोड़ने वाला। तो जो पुल बने रहते हैं वो दो किनारों को जोड़ते हैं, नदी के इस किनारे से उस किनारे को, इसलिए इसको ब्रिज बोलते हैं, या हिंदी में इसको सेतु बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज यानी सेतु के द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का सही मापन किया जा सकता है, किंतु किसी आयनिक विलयन के प्रतिरोध मापन में हमें दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी समस्या? प्रथम यह कि दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट प्रवाहित करने पर विलयन का संगठन बदल जाता है, यानी उसका कंपोजिशन बदल जाता है। तो पहली समस्या तो हमारे सामने ये खड़ी है कि जिस सॉल्यूशन को हम का प्रतिरोध हम नापना चाहते हैं, उसका कंपोजिशन ही चेंज हो गया। दूसरा यह है कि विलयन को धात्विक तार या अन्य ठोस चालक की तरह ब्रिज से जोड़ा नहीं जा सकता। तो दूसरी समस्या क्या उत्पन्न हो जाती है कि जैसे लोहे के प्रतिरोध को हम इधर उधर जोड़ देते हैं या तार को जोड़ देते हैं, लेकिन जो आयन है विलयन में, उनको कैसे जोड़ पाएंगे? तो पहली समस्या का समाधान प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का प्रयोग करके हल किया जाता है। तो पहली वाली समस्या में क्या है कि हम डीसी की जगह एसी लगा देंगे, तो इस प्रकार से समस्या का निदान कर लेते हैं। लेकिन दूसरी में क्या है, दूसरी समस्या एक विशेष प्रकार के डिजाइन किए हुए पात्र का उपयोग करके हल की जाती है। तो दूसरे में क्या है, एक ऐसा पात्र लिया जाता है जिसमें व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह कॉन्सेप्ट फिट किया जा सके। तो ऐसा बर्तन लेकर के हम उस समस्या का समाधान निकालते हैं। इस पात्र को चालकता सेल कहते हैं, कंडक्टिंग सेल बोलते हैं इसको। चालकता सेल या कंडक्टिंग सेल बोलते हैं। चालकता सेल कई डिजाइनों में उपलब्ध हैं एवं दो सरल डिजाइन चित्र 2.4 में दर्शाए गए हैं। तो कई डिजाइनों में होते हैं, लेकिन दो सरल डिजाइन जो इस किताब में बनाई गई है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहली डिजाइन क्या बनाई गई है, ये दो अलग अलग प्रकार के चालकता सेल। इसको अंग्रेजी में देख लेते हैं। तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल इसको बोलते हैं। तो पहले में क्या है, देखिए कि प्लैटिनीकृत पीटी इलेक्ट्रोड, यानी प्लैटिनम के ये इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। जैसे हमारे पास जो बल्ब होता है उसमें जो तंतु यानी फिलामेंट लगा रहता है, उसी प्रकार से उस फिलामेंट को प्लैटिनम का कुल मिला के बनाते हैं। तो जो दो कैथोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, मतलब दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उनको किसका बनाएंगे? प्लैटिनम का। प्लैटिनीकृत इलेक्ट्रोड है, हो सकता है किसी और धातु के हों, लेकिन उनमें प्लैटिनम का ऊपरी आवरण चढ़ा हुआ है, इस तरह कह सकते हैं। और संबंधित तार ये बाहर निकले हुए हैं।
अब इन्हीं को सप्लाई में जोड़ करके हम करंट की सप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार ये दूसरा ये बनाया गया है कि प्लेटनीकृत पीटी इलेक्ट्रोड ये हैं और ये संबंधित तार हैं जिनको आगे कनेक्शन में जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग कंडक्टिविटी सेल तैयार करते हैं। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा मूलतः इसमें प्लेटिनम ब्लैक यानी प्लेटिनम कज्जल से विलेपित यानी सूक्ष्म विभाजित धात्विक प्लेटिनम को विद्युत रासायनिक विधि द्वारा इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित किया जाता है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास कंडक्टिविटी सेल हैं, चालकता सेल हैं, इनमें क्या करते हैं कि प्लेटिनम ब्लैक एक होती है, उसी की कवरिंग कर देते हैं। इसमें हिंदी में प्लेटिनम कज्जल बोलते हैं, जैसे काजल हमारा काला होता है तो ब्लैक को कज्जल कह रहा है। इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और ये एल दूरी पर पृथकत है। अब मान लीजिए जो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं इनकी लंबाई एल है और इनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो ए है। इस प्रकार इनके बीच का विलयन एल लंबाई एवं ए पृष्ठ काट के क्षेत्रफल का कालम होता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो इनके बीच में सॉल्यूशन है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, तो इसका लंबाई एल होगी और क्षेत्रफल ए होगा। क्षेत्रफल इनका ए होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रोड हैं इनमें पृष्ठ ही होगा, सरफेस। तो कह रहा है विलयन के इस कालम का प्रतिरोध निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी पूरी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का उपयोग हो रहा है केमिस्ट्री में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फार्मूला होता है R बराबर रो एल अपान ए इक्वल टू एल अपान काई ए, और रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। उसका उल्टा होता है चालकता यानी कंडक्टिविटी। तो इसका उल्टा देखिए 1 अपान काई रख दिया, कप्पा या काई जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ भी काम आएगा और फिजिक्स में भी काम आएगा। तो R बराबर रो एल अपान ए हो गया या एल अपान काई ए हो गया। रो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध है, या इसी को प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जबकि इसी को रेजिस्टिविटी का उल्टा, चूंकि ये रोक रहा है तो इसका उल्टा चलना होगा, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी है, चालकता। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, विशिष्ट चालकता 1 अपान कप्पा लिया गया। क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा चलना होता है तो इसलिए रो का उल्टा 1 अपान है वो कप्पा है या काई है। तो राशि एल अपान ए को सेल स्थिरांक कहा जाता है, जिसे प्रतीक जी से व्यक्त किया जाता है। तो एल अपान ए हमारा सेल कांस्टेंट हो जाएगा, सेल कांस्टेंट है, एल अपान ए को सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्षेत्रफल और बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसलिए सेल के अंदर ये कांस्टेंट रहेगी, इसलिए एल अपान ए हमारा सेल कांस्टेंट कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। यह इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एवं उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है एवं इसकी विमा लंबाई इनवर्स होती है। एल अपान ए में एल से एल कट जाएगा क्योंकि ये बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल स्क्वायर, तो एक एल से एल कटा तो नीचे एल बचेगा, यानी प्रति मीटर इसकी विमा होगी, वही लिख दी गई है। हाँ, इसे एल तथा ए का मान ज्ञात करने पर परिकलित किया जा सकता है। एल एवं ए का मापन न सिर्फ असुविधाजनक है बल्कि प्राप्त मान अविश्वसनीय भी होता है। तब देखिए इसके अंदर तो एल और ए का मान नहीं नापा जा सकता है ना, तो इसीलिए कह रहा है कि एल और अविश्वसनीय भी है, कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि इसके अंदर तुम नाप कैसे लिए। तो असुविधाजनक भी है और अविश्वसनीय भी है, दोनों बातें हैं इसमें। तो अब देखिए सेल स्थिरांक को साधारणतया पहले से ज्ञात चालकता वाले विलयन को
चालकता सेल में लेकर व अन्य उनका प्रतिरोध मापकर किया जाता है। तो अगर हमें सेल स्थिरांक यानी L/A ज्ञात करना है तो हम पहले ही कोई ज्ञात कंडक्टिविटी वाले विलयन को इसमें भरते हैं, जिस सेल में भरते हैं, जिससे कि उसका प्रतिरोध का मापन किया जाता है। चालकता पता है तो प्रतिरोध भी पता चल जाएगा। इस उद्देश्य के लिए हम सामान्यतः KCl विलयन का उपयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक कोई चीज ले लें, उससे पता चल जाए कि इसका प्रतिरोध कितना है या इसकी चालकता कितनी है, तो जाहिर सी बात है कि उसी से अन्य जो सॉल्यूशन होंगे उनकी हम तुलना कर लेंगे। तो वही कह रहा है कि इस उद्देश्य के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ज्यादातर सामान्यतः हम KCl का उपयोग करते हैं। कह रहा है जिसकी चालकता विभिन्न सांद्रताओं एवं ताप पर परिशुद्धता से ज्ञात होती है। कहने का मतलब यह है कि इसकी हम पहले ही चालकता यानी कंडक्टिविटी विभिन्न कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर परिशुद्धता से यानी मतलब अच्छी तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं सही तरीके से। सारणी 2.3 में सब वैल्यू दी गई है। सेल स्थिरांक G को तब निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया जा सकता है। अब KCl के अगर ज्ञात हो तो सेल स्थिरांक G को हम किस प्रकार से लिखेंगे? नीचे हमको फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सेल स्थिरांक G = L/A = R कप्पा से लिखते हैं। सेल स्थिरांक का ये फार्मूला हम लोग लिखते हैं। अब देखिए ये फार्मूले हैं, इनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए तो फायदा रहेगा, क्योंकि सीधा सीधा नीट में इसी फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सेल स्थिरांक G = L/A = R कप्पा। अभी देखिए कैसे आ गया। तो ये जो ऊपर फार्मूला हमको दिया गया है ये इसी से हमको प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए L/A तो R के साथ K चला जाएगा, R के साथ K, तो ये इसीलिए जो है G बराबर L/A = RK, ये सेल स्थिरांक का फार्मूला है। अब देखिए जो व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही थी, तो यहाँ पर देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया जो हमने आपको बताया था। ये संसूचक है जो करंट या विभव को बताएगा, पोटेंशियल को। यहाँ पर देखिए 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, R4, इस प्रकार से। तो अब इससे कैसे निकाला जाता है फिजिक्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ जितनी जरूरत है उसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है एक बार सेल स्थिरांक का मान ज्ञात हो जाने पर हम इसका उपयोग किसी भी विलयन का प्रतिरोध या चालकता मापने में कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा देने वाला एक लंबा डंडा लिए रहता है, अब पूछते हैं क्या है तो बोलता है 1 मीटर है। तो एक बार नाप लिया कि ये 1 मीटर का डंडा है। अब हमें 10 मीटर कपड़ा लेना है तो उसी से 10 बार नाप देता है। तो इसी प्रकार से ये फार्मूला और इस व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके अगर किसी हम एक विलयन का निकाल लें, जैसे KCl का निकाला इसने, तो अब उसी के आधार पर जो दूसरे विलयन होंगे उससे तुलना करके हम बता देंगे कि इसके तुलना में इसका रेजिस्टेंस कितना है, या चालकता कितना है, या विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, जो भी हम निकालना चाहें। तो प्रतिरोध मापन की व्यवस्था चित्र 2.5 में दर्शाई गई है। तो देखिए 2.5 है, इसमें कैसे प्रतिरोध मापा जाएगा ये दिखाया गया है। तो अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है तो इसमें कोई धारा नहीं जाएगी यदि P/Q = R/S होगा, जैसा हमने आपको पहले बताया है। तो कह रहा है अब देखिए कैसे नापा जाएगा, खुद बता रहा है। वैसे भौतिक विज्ञान में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें 2 प्रतिरोध R3 एवं R4 है, R3, R4। एक परिवर्तनशील प्रतिरोध R1, ये देखिए इसमें तीर लगा दिया है, इसका मतलब ये तीर सुई इधर उधर जा सकती है, इसका मतलब ये बदल भी सकता है। एवं अज्ञात प्रतिरोध ये R2 है, वाली चालकता सेल होती है। देखिए 2 प्रतिरोध हमको ज्ञात है, तीसरे का प्रतिरोध बदल सकता है और चौथे का ज्ञात करना है। देखिए चालकता सेल लिखा है, कंडक्टिविटी सेल, यानी इसका L/A हमको
अरे इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज एक दोलित यानी जो दोलन कर सके इधर उधर, जैसे खूंटी से बांध के अगर हम कोई पत्थर लटका दें किसी धागे से और उसमें एक तरफ खींच के छोड़ दें तो वो जो है दोलन करता है इधर उधर, वही कंडीशन यहाँ भी है। तो इसमें दो प्रतिरोध R3 R4 परिवर्तनशील प्रतिरोध R1 एवं अज्ञात प्रतिरोध R2 वाली चालकता सेल होती है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक दोलित यानी ओ ऑसिलेटर इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, श्रव्य आवृत्ति सीमा 550 से 5000 चक्रण प्रति सेकंड वाली प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का स्रोत से जुड़ा रहता है। तो ये जो कनेक्शन हम देंगे यहाँ से, तो इसकी एसी करंट कितना देंगे, उतनी करंट देंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 550 से 5000 साइकिल पर सेकंड वाली है। पी एक उपयुक्त संसूचक है, ये पी हमारा एक इंडिकेटर है जो सूचना देगा हमको एक हेडफोन या अन्य विद्युत युक्ति। ये जो संसूचक है या तो कानों में सूचना देगा या बिजली का कोई उपकरण है जो सूचना देगा हमको। तथा जब संसूचक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ब्रिज संतुलित होता है। सीधी सी बात है, इसमें कब करंट नहीं फ्लो होगी, जब यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल बराबर होगा तो यहाँ पर करंट नहीं जाएगी, क्योंकि करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होना जरूरी होता है। तो नहीं जाएगा जब, तो हम मानेंगे कि यह व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस है। तो जब बैलेंस होगा तो इन परिस्थितियों में क्या होगा, इन परिस्थितियों में R2/R1 ये इधर आ जाए तो R2/R1 बराबर R4/R3। यही हमने आपसे पीछे जब बताया था, हमें नहीं पता था कि आगे दिया होगा, तो हमने इसे P माना था, इसे Q, इसे R, इसे S। तो हमने बताया था P/Q = R/S होगा जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, यानी इस लाइन में करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इसने R1 R2 माना है, तो सीधी सी बात है R2/R1 ये नीचे हो जाएगा बराबर R4/R3। तो ये R1 इधर चला गया तो हो गया R2 बराबर R1 R4/R3। अब चूंकि अज्ञात प्रतिरोध R3 है, R2 है, इसलिए R2 इधर रखा है, बाकी सब इधर कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिरोध निकाल लेते हैं, यानी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे इसका। अब यहाँ पर देखिए KCl की चालकता या मोलर चालकता। तो KCl की मोलरता या कंसंट्रेशन दिया है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दे दिया है, मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो इसको याद करने कोई जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है आजकल सस्ते चालकता मीटर उपलब्ध हैं जिनमें चालकता सेल में उपस्थित विलयन का चालकत्व या प्रतिरोध सीधे ही पढ़ा जा सकता है। तो आजकल जैसे पहले टेम्परेचर हम लोग नापते थे तो जीभ के नीचे एक पारा उसमें भरा रहता था, थर्मामीटर में कांच का बना होता था, तो उससे नापते थे। जबकि आज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आ गए हैं और उनसे नापना है तो किसी कुछ जरूरत नहीं, वो रीडिंग बता देता है कि इतना है, बस खत्म, देखने वेखने की कोई जरूरत नहीं। तो उसी प्रकार आजकल ऐसे कंडक्टिविटी मीटर आ गए हैं या कंडक्टिविटी मीटर आ गए हैं जिनमें सीधा सीधा बता देता है, उसमें रीडिंग आ जाती है कि किसी प्रतिरोध कितना है किसी चालक का, तो वो किसी विलयन का। यहाँ पर विलयन का प्रतिरोध हमें निकालना है। एक बार सेल में उपस्थित विलयन का सेल स्थिरांक एवं प्रतिरोध ज्ञात होने पर विलयन की चालकता निम्नलिखित समीकरण से दी जा सकती है। तो एक बार अगर हमें प्रतिरोध पता चल गया, तो अब ये प्रतिरोध पता चल गया, सेल स्थिरांक L/A होता है और कप्पा = सेल स्थिरांक बटे R है, यानी G/R है, क्योंकि सेल स्थिरांक = G होता है। तो ये कंडक्टिविटी यानी कप्पा, इसी को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता भी कहते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो सीधा हमको अब फार्मूला लगा देना है जब R पता चल जाएगा। पहले देखिए ये फार्मूला हमने देखा,
इससे हमें सेल स्थिरांक पता चल जाएगा, एल अपान ए, या इसी को जी बोलते हैं। अब बचा आर, तो इस विधि से ये फार्मूला लगा करके आर पता चल जाएगा, और जब सेल स्थिरांक जी और आर पता चल गया तो ये फार्मूला लगा देंगे तो के यानी विशिष्ट चालकता या चालकता पता चल जाएगी। तो ऐसे हम फार्मूला लगा करके सारी चीजें सॉल्यूशन की निकाल लेंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक ही विलयन में और समान ताप पर विभिन्न वैद्युत अपघट्टों यानी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के विलयनों की चालकता में अंतर विघटन के फलस्वरूप बनने वाले आयनों के आवेशों एवं आमाप तथा उनकी सांद्रता या विभव प्रवणता, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, के अंदर अंतर्गत आयन के संचलन की सुविधा में भिन्नता के कारण होता है। तो फिर से पढ़िए, कह रहा है अगर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं और टेम्परेचर समान है किसी विलायक यानी सॉल्वेंट में, तो विलयनों की कंडक्टिविटी या चालकता में अंतर क्यों होता है? तो अंतर इसलिए होता है कि उनके टूटने में अंतर हो जाता है, विघटन यानी लिसिस में अंतर आएगा, उनके आवेशों में, उनके आमाप यानी साइजों में, और उनकी कंसंट्रेशन या पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंतर्गत आयन के संचलन की सुविधा में भी भिन्नता के कारण होता है। तो ये सब चीजें हैं जिनके कारण कप्पा में अंतर आ जाता है। तो कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में अंतर किन किन कारण से आता है? पहला तो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट जो हैं उनके टूटने का तरीका अलग अलग होगा, उनके चालकता में अंतर होगा, कंडक्टिविटी में, इसके बाद चार्ज में अंतर होगा, उनके साइज में अंतर होगा, और कंसंट्रेशन यानी सांद्रता या विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट में अंतर होगा। तो ये सब अंतर के कारण हमारा बहुत बड़ा अंतर आ जाता है कप्पा के कैलकुलेशन में। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे कैलकुलेशन को प्रभावित कर देती हैं। अतः भौतिक रूप से एक अधिक अर्थपूर्ण राशि को परिभाषित करना आवश्यक है, जिसे मोलर चालकता यानी ग्राम अणुक चालकता कहा जाता है। तो चूंकि अब देखिए बहुत सारी चीजें विलयनों की चालकता में डिफरेंस डाल दे रही हैं, तो इसलिए अब एक नई चीज आ गई जिसका नाम है मोलर चालकता या ग्राम अणुक चालकता। इसको इंग्लिश में देख ले रहे हैं। देखिए मोलर कंडक्टिविटी, हिंदी वाली बुक में जो ब्रैकेट में लिखा है वो इसमें नहीं लिखा है। तो मोलर कंडक्टिविटी शब्द एक आ जाएगा, ये मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को ग्राम अणुक चालकता भी बोलते हैं। तो इसको अंडरलाइन करते हैं। तो यहां तक अंडरलाइन कर लिए थे, अब आगे करेंगे। तो अब मोलर कंडक्टिविटी में ज्यादा स्थिरता है, इसलिए इसकी बात हम लोग करेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा एम लिखते हैं। तो मोलर चालकता लैम्डा एम इक्वल टू हो जाएगी कप्पा अपान सी। ये हमारा नया फार्मूला तैयार हो जाएगा, कप्पा अपान सी। कप्पा इससे निकालेंगे। अब देखिए पूरा क्रम से जितने फार्मूले हैं उसके आगे उसके आगे उसके आगे निकलता चला जा रहा है। पीछे जाएंगे तो सब कैलकुलेशन आ जाएगी। जैसे कप्पा निकालना है तो ये फार्मूला दिया है, जी निकालना है तो एल अपान ए होता है। ऐसे सारे पीछे निकालने वाले फार्मूले हमारे दिए गए। तो मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपान सी हो गई। सी हमारा कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि मोलर शब्द आ गया है तो मोलर कंसंट्रेशन होता है। तो इसको देख लेते हैं, सब चीज लिखी होगी। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है उपरोक्त समीकरण के लिए कप्पा को सीमेंस पर मीटर में
एवं सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को C को मोल प्रति मीटर क्यूब में व्यक्त किया जाए तो लैम्डा m का मान सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल होगा। तो ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन को मोल प्रति मीटर क्यूब में दे रहा है। ध्यान दीजिए मोल पर मीटर क्यूब या मोल मीटर की पावर -3। तो कंसंट्रेशन किसमें हमको लेना है, लीटर में देखिए नहीं लेना। ध्यान दीजिए यही गड़बड़ी हो जाती है जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, लीटर में दिया रहेगा, मीटर में बदलेंगे नहीं, फिर कहेंगे क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। और 1 मोल पर मीटर क्यूब हो जाएगा हमारा 1000 लीटर पर मीटर क्यूब गुणे मोलरता। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। मोलरता, मोललता नहीं है, ध्यान दीजिए। तो हमारा ये मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी लैम्डा m सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल में कितना हो जाएगा, कप्पा अपान ये वैल्यू रख देंगे नीचे। तो अब देखिए कह रहा है कि यदि हम कप्पा का मान सीमेंस पर सेंटीमीटर एवं कंसंट्रेशन का मात्रक मोल पर सेंटीमीटर क्यूब लें तब लैम्डा m का मान सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा। ये देखिए em लिखा है, लैम्डा m होना चाहिए, गलती से लिख गया है। इसे निम्नलिखित समीकरण उपयोग कर परिकलित किया जा सकता है या कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा m, अब यहाँ मीटर स्क्वायर में, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये कप्पा सीमेंस मीटर की जगह सेंटीमीटर की पावर -1 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। 1000 का गुणा कर देंगे तो लीटर सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा, मीटर क्यूब। तो 1000 ये नीचे से खत्म होकर ऊपर आ गया और नीचे मोल पर लीटर में मोलरता हो गई। तो इस प्रकार से ये फार्मूले से हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए नीचे पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है सामान्यतः दोनों प्रकार के मात्रक प्रयोग किए जाते हैं जो परस्पर निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबद्ध होते हैं। 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल टू 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या 1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल टू 10⁻⁴ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। एक दूसरे के उल्टा है, ये मीटर है इधर सेंटीमीटर तो 4 है, अब ये सेंटीमीटर इधर हो गया तो यहाँ 4 की जगह -4 हो गया। तो इस प्रकार से कैसे निकाला जाएगा ये यहाँ पर हमको बता दिया है कि ये चीज़ रख करके आप चेंज भी कर सकते हो। आप देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन से भरे एक चालकता सेल यानी कंडक्टिंग सेल का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो कंडक्टिविटी एवं मोलर कंडक्टिविटी हमको बताना है। कह रहा है 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता या कंडक्टिविटी कितनी है, 1.29 सीमेंस पर मीटर है। 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन की यानी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितना है, 1.29 सीमेंस पर मीटर स्क्वायर हमको सीमेंस पर मीटर हमको बता दिया। तो पहले देखिए 0.1 मोल पर लीटर KCl का विलयन है तो उसके लिए रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। और जब इसका ये कंसंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर कर दिया गया तब जब विलयन भर दिया गया उसी सेल में तो रेजिस्टेंस कितना है, 520 ओम है। तो कह रहा है कि अगर 0.02 मोल पर लीटर KCl की, हाँ तो हमको बताना है 0.02 मोल पर लीटर KCl की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कितना होगी। 0.1 मोल पर लीटर KCl का रेजिस्टेंस 100 ओम है। 0.02 मोल पर लीटर KCl का रेजिस्टेंस जब उसमें भरा गया उसी पात्र में तो 520 निकला। तो ये 0.02 मोल पर लीटर वाले KCl की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी हमको
निकालना है। हमसे बता रहा है कि 0.1 मोल पर लीटर के Cl की कंडक्टिविटी बताए दे रहा है कि 1.29 सीमेंस पर मीटर है। तो अब इसकी कैलकुलेट करो। तो जो जो दिया है उसको क्रम से लिखते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। केवल फार्मूला है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए सेल स्थिरांक निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं। सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? G इक्वल टू चालकता गुणे प्रतिरोध, अभी हमने पढ़ा है, और रो इंटू आर ऊपर पढ़ा है। जो फार्मूले थे देख लेते हैं। G इक्वल टू कप्पा इंटू आर, तो यही हमारी चालकता है या विशिष्ट चालकता है। तो यही फार्मूला यहाँ पर नीचे लगा रहा है। तो फार्मूला लगा दिया कप्पा इंटू आर, जी इक्वल टू कप्पा इंटू आर। कप्पा हमको दे दिया 1.29 सीमेंस पर मीटर। कप्पा मतलब चालकता या कंडक्टिविटी, और इंटू प्रतिरोध 100 ओम है, 0.1 मोल पर लीटर के Cl का। तो 100 कर दिया तो आ गया 129 पर मीटर या 1.29 पर सेंटीमीटर। पॉइंट लग गया, 10⁻³ का गुणा हो गया -2 का, तो ये 1.29 पर सेंटीमीटर आ गया। सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट। आप देखिए 0.02 मोल पर लीटर के Cl विलयन की चालकता। अब फिर यही फार्मूला लगाएंगे। चालकता की फार्मूला क्या होती है? अब ये चालकता निकालना है तो G/R हो जाएगा। G क्या है? सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक है। तो सेल स्थिरांक अपान R मतलब प्रतिरोध। तो ये G/R आ गया। G हमको दिया है 1.29, 0.1 के लिए, तो 129/R दिया है। तो देखिए ये 0.1 के लिए G हमने निकाल लिया था तो रख दिया 129 पर मीटर, और ये 0.02 का प्रतिरोध कितना है? 520 ओम। तो 520 ओम रख दिया, तो ये आ गया 0.248 सीमेंस पर मीटर। ये 0.02 मोल पर लीटर वाले के Cl की चालकता आ गई, या कप्पा इसको कह सकते हैं। आप देखिए नीचे कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.02 मोल पर लीटर। तो इसको मोल पर मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा, जैसे ऊपर पढ़ा था। तो ये आ गया 20 मोल पर मीटर क्यूब। अब चालकता निकाल लिया। अब हमको मोलर चालकता निकालना है। तो डेल लैम्डा m इक्वल टू होता है कप्पा बाई C। कप्पा हमने ये निकाल लिया है, तो 248 गुणे 10⁻³ सीमेंस पर मीटर अपान C है हमारा 20 मोल पर मीटर क्यूब। यहाँ पर देखिए दशमलव हटाया है तो 10⁻³ का गुणा किया है, यही रखा गया है। तो ये आ गया 124 गुणे 10⁻⁴ सीमेंस पर मीटर, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ये मात्रक आ जाएगा। यहाँ से मात्रक आप स्पष्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये लैम्डा m यानी मोलर चालकता आ गया। अब देखिए जब मोलर चालकता आ गई तो अब चालकता देखिए, चालकता और मोलर चालकता निकालना था 0.02 वाले की। तो मोलर चालकता हमने निकाल लिया, तो अब चालकता निकालना है। तो चालकता इक्वल टू क्या हो जाएगी? सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। तो सेल स्थिरांक 1.29 है पर सेंटीमीटर अपान रेजिस्टेंस 520 है। तो ये आ गया 0.248 इंटू 10⁻² सीमेंस पर सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए मीटर में निकाला था, पर मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में निकाला है, और कोई अंतर नहीं, बस मीटर और सेंटीमीटर का अंतर है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है। लैम्डा m इक्वल टू कप्पा अपान C होना चाहिए, यहाँ C लिखना लग रहा है, भूल गया है। और इसको मीटर क्यूब पर लीटर जो मोलरिटी होती है उसको सेंटीमीटर में बदला है। तो 1000
का गुणा कर दिया है कप्पा में, ऊपर नीचे बटे सी होना चाहिए। अब देखिए नीचे यहाँ पर बताया है, तो ये कप्पा की ये वैल्यू उठा के रखा है 0.248 इंटू 10⁻², सीमेंस पर सेंटीमीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। इसको तो यहाँ पर देखिए लैम्डा एम सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल में है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में लाना है, इसलिए 1000 का गुणा किया गया है। इस बात को ध्यान देना है। तो जब 1000 का गुणा हो जाएगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर पर मोलरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो 1000 का गुणा है ये मीटर सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल में जो लैम्डा एम आया है यानी मोलर चालकता, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में लाने के लिए सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में लाने के लिए 1000 का गुणा किया गया है। अब ये लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपान सी, तो कप्पा ये इतना है, इतना ये इतना आया है ये और इसमें 1000 का गुणा कर दिया। जब गुणा कर दिया और बटे कंसंट्रेशन हमारा सी 0.02 मोल है, तो 0.02 मोल पर लीटर लिख दिया, मोल पर लीटर में है कंसंट्रेशन। तो ये हमारा लैम्डा एम आ गया 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो देखिए चालकता और मोलर चालकता दोनों में हमने निकाल लिया। इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए सेल स्थिरांक सबसे पहले निकाला गया, तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी हमारी क्वेश्चन में दे दिया है 0.1 मोल पर लीटर KCl ब्लेंड की कंडक्टिविटी कितनी है चालकता 1.29, तो 1.29 सीमेंस पर मीटर लिखा। और प्रतिरोध कितना है इसका 0.1 वाले का 100 ओम, 100 ओम कर दिया, तो ये आ गया हमारा सेल कांस्टेंट 1.29 पर सेंटीमीटर। अब ये सेल कांस्टेंट इसमें भी हम रख सकते हैं 520 ओम वाले में भी, क्योंकि सेल कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना, उसको कहीं रखिए। तो अब देखिए ये हमने सेल कांस्टेंट निकाल लिया। अब 0.02 मोल पर लीटर KCl ब्लेंड की चालकता यानी कंडक्टेंस कितना होगी, सेल स्थिरांक, जैसे चालकता निकालना है तो सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध, तो सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध यानी सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस यानी G अपॉन R। G हमारा कितना है 1.29 पर सेंटीमीटर आया है, तो अगर मीटर में रखेंगे तो 10⁻² का गुणा हो जाएगा, तो 129 पर मीटर हो गया। और रेजिस्टेंस 0.02 वाले कितना है 520 ओम, तो भाग दे दिया तो आ गया 0.248 सीमेंस पर मीटर। ये आ गया हमारा कंडक्टिविटी यानी चालकता आ गई किसकी 0.02 मोल पर लीटर वाले KCl की। अब चालकता जब कंडक्टिविटी निकाला आ गई तो हम मोलर चालकता निकाल लेंगे। तो मोलर चालकता होती है लैम्डा एम इक्वल टू के कप्पा बाई सी। तो कप्पा हमारा कितना है, कप्पा को चालकता कहते हैं, ये हमने निकाला है। और इसको जब मोल पर मीटर क्यूब में बदलेंगे, ये सीमेंस पर मीटर क्यूब है, ये सीमेंस पर मीटर क्यूब है, तो इसको जैसा का तैसा रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे तो 10⁻³ का गुणा करना पड़ेगा अपान कंसंट्रेशन देखिए मोल पर लीटर में थी, इसको 1000 का गुणा करके मोल पर मीटर क्यूब में बदला, तो ये आ गया 20 मोल पर मीटर क्यूब, क्योंकि हमें वैल्यू मीटर पर क्यूब में रखना है, पीछे हमने देखा है। अब देखिए आ गया 124 × 10⁻⁴ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ये लैम्डा एम आ गया किसके लिए, मोलर चालकता। ये आ गई हमारी 124 × 10⁻⁴ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ये 0.02 मोल पर लीटर वाले के लिए। अब देखिए ये मीटर स्क्वायर पर मोल में निकाला है, जैसे दो हमने ऊपर देखा था सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और मीटर स्क्वायर पर मोल। तो अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में इसी चीज को फिर निकालेंगे।
फिर से ये इतना निकाल लिया, इसी को हमें फिर निकालना है। तो अब पहले चालकता यानी कप्पा निकालें, तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा, ये सेंटीमीटर वाली वैल्यू रखेंगे। यहाँ देखिए मीटर में बदल दिया था, अब सेंटीमीटर वाली सीधा उठा कर रखेंगे, क्योंकि सेल स्थिरांक बटे रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, कप्पा बराबर। अभी यहाँ हमने निकाला चालकता बराबर, ये देखिए बटे ये। तो अब ये सेंटीमीटर में यहाँ निकालना है बस, और कोई अंतर नहीं। उत्तर तो हमारा यहाँ तक निकल आया। तो ये अब सेंटीमीटर में रखेंगे तो 1.29 पर सेंटीमीटर अपन 520 ओम। तो ये आ जाएगा 0.248 इंटू 10⁻⁻2 सीमेंस पर सेंटीमीटर में आंसर आया। यहाँ सीमेंस पर मीटर में आया था, यहाँ सीमेंस पर सेंटीमीटर में आ गया। अब इस सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो देखिए इसी कप्पा में 1000 का गुणा कर दिया। जैसे यहाँ 1000 का गुणा किया था पर लीटर को पर मीटर क्यूब में बदलने के लिए, तो पर सेंटीमीटर को पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 का गुणा कर दिया यहाँ पर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए, क्योंकि कप्पा की यही यूनिट होती है। तो 1000 का गुणा कर दिया। तो अब अगर हम लैम्डा एम निकालेंगे तो K/C होता है, तो K हमारा कितना है, ये है। अब इसको हम पर मीटर क्यूब में करेंगे तो ये आ जाएगा इतना 0.248 इंटू 10⁻⁻2 सीमेन पर सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे। इसी के की जगह ये उठा कर रख दिया है और कुछ नहीं किया। और बटे में यहाँ C रखेंगे, यहाँ भी C होगा, गलती से हो गया है। तो 0.02 कंसंट्रेशन, ये वाला 0.02 मोल पर लीटर। तो ये लीटर पर लीटर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर निकालते हैं। अब अगला देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन के कॉलम का प्रतिरोध 5.55 इंटू 10⁻³ ओम है। कोई कॉलम है NaOH का, भी हमने पढ़ा कि अंदर बंद था, 2 इलेक्ट्रोड थे, उनके बीच पृष्ठ का क्षेत्रफल और बीच की इलेक्ट्रोडों की दूरी या लंबाई लिया जाता था, R बराबर ρL/A लिखते थे। तो 0.05 मोल पर लीटर NaOH है, यानी कंसंट्रेशन दे दिया, सांद्रता, रेजिस्टेंस दे दिया है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, इसका व्यास दे दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर दे दिया है, और लंबाई दे दिया है 50 सेंटीमीटर, यानी लेंथ दे दिया है। तो इसकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, चालकता यानी कंडक्टिविटी, एवं मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करना है। तो जैसे ऊपर किए हैं वैसे यहाँ करेंगे, बस थोड़ा सा फार्मूले अलग हो जाएंगे। तो देखिए रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R बराबर ρL/A। अब हमको प्रतिरोधकता यानी रो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए A कैसे निकालेंगे, A हमें निकालना है अगर, तो जो ये कॉलम है विलयन का, NaOH विलयन का जो कॉलम है, उसका हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो मान लीजिए कोई पृष्ठ है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल A बराबर πr² हो जाएगा। ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एरिया का। तो पाई हमें पता है 3.14 होता है, इंटू डायमीटर दे दिया है, इसका आधा रेडियस होगा, व्यास का आधा त्रिज्या। तो 0.5 का स्क्वायर कर दिया, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पूरा सॉल्व किया तो ये आ गया मीटर में, जब बदलेंगे मीटर स्क्वायर में तो 0.785 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। 10⁻⁻2 के स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो मीटर में स्क्वायर में बदल जाएगा। अब लंबाई दे दिया है दोनों के बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की L 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर, मीटर में बदल दिया। अब फार्मूला होता है R बराबर ρL/A, तो रो बराबर RA/L। रो प्रतिरोधकता यही है, रेजिस्टिविटी, जिसको रो से लिखा जाता है। तो RA/L, R हमको पता है
5.55 इंटू 10³ ओम इंटू ए हमने अभी निकाल लिया है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान एल हमको पता है 50 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ये ऊपर वाला सेंटीमीटर में रखा तो नीचे भी, तो ये आ गया 87.135 ओम सेंटीमीटर। ये फार्मूला इसका मात्रक होता है या यूनिट होता है। अब देखिए चालकता यानी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो चालकता कप्पा इक्वल टू 1/ρ, प्रतिरोधकता रुकावट का उल्टा चलना तो प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता, तो चालकता इक्वल टू 1 प्रतिरोधकता यानी कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी, तो इसी का उल्टा कर देंगे तो चालकता आ जाएगी, तो 1/87.135 ये वैल्यू उठा कर रख दिया रो की, तो ये आ गया 0.01148 सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये आ गया चालकता या कप्पा या इसी को कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते। अब मोलर चालकता लैम्डा या मोलर कंडक्टिविटी, तो कप्पा बाई सी होता है। अब सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में लाना है तो 1000 पे गुणा कर दिया, तो कप्पा गुणे 1000/c, तो अब ये सेंटीमीटर पर लीटर की बजाय सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर आंसर आएगा। तो अब इसको देखते हैं, तो सब वैल्यू रखी कप्पा की 0.01148 इंटू 1000 का गुणा अपन कंसंट्रेशन दिया है 0.05 मोल पर लीटर, ये सब क्वेश्चन में दिया है। कप्पा हमने निकाल लिया और क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ये दी गई है, तो सब उठा करके हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये आ गया 229.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए, अब ये निकाला, अब कह रहा है यदि हम सेंटीमीटर के स्थान पर मीटर के पदों में विभिन्न राशियों का परिकलन करना चाहें तो, अब सेंटीमीटर की जगह अगर मीटर लाना चाहेंगे तो क्या होगा, तो रो बराबर RA/L होगा, R बराबर ρL/A होता है, तो रो बराबर RA/L। R हमको पता है 5.55 इंटू 10³ इंटू, अब ए की वैल्यू मीटर स्क्वायर में रखेंगे जो ऊपर हमने निकाल लिया है। यहाँ देखिए इसीलिए सेंटीमीटर और मीटर दोनों में निकाला, यहाँ भी सेंटीमीटर में निकाला, तो इसीलिए कि 2 बार निकालना, तो यहाँ पर मीटर वाली वैल्यू रखी और मीटर वाला यहाँ पर लंबाई भी रखी, सेंटीमीटर वाली नहीं रखी, तो ये आ गया 87.135 इंटू 10⁻² ओम मीटर। अब कप्पा बराबर होता है 1/ρ, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी अब देखिए इसका जब उल्टा करेंगे तो 87 ये 10⁻² है, तो ये 10⁻² नीचे है तो ऊपर जाके 10⁻² हो जाएगा, तो 10⁻² को 100 लिख सकते हैं, तो 100/87.135 ओम मीटर, तो ये आ जाएगा 1.148 सीमेंस पर मीटर। अब ये मीटर में आ गया सेंटीमीटर की जगह। अब लैम्डा एम यानी मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा अपान सी, तो कप्पा का मान मीटर में कितना है ये निकाला है 1.148 सीमेंस पर मीटर अपान कंसंट्रेशन का क्या है 50 मोल पर मीटर क्यूब, ये मोल पर मीटर क्यूब होगी, तो ये आ गया 229.6 इंटू 10⁻⁴ सीमेंस पर मीटर स्क्वायर, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमारा सेंटीमीटर की जगह जब मीटर में वैल्यू निकालेंगे तो ये सब आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें सांद्रता 0.05 मोल पर लीटर में दी गई है और यहाँ हमने किस में रखा है मोल पर मीटर क्यूब में, इसीलिए 0.05 में 1000 का यहाँ गुणा कर दिया गया तो लीटर क्यूब मीटर क्यूब में बदल गया। यहाँ पर देखिए पर लीटर है 0.05 मोल पर लीटर, तो इसमें 1000 का गुणा कर दें तो मोल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1000 का गुणा कर दिया है तब 50 मोल पर मीटर क्यूब, नीचे 1000 का गुणा इसमें ऊपर वाले में किया है, यहाँ पर 1000 का जब गुणा कर देंगे तो ये 50 मोल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसी को उठा के यहाँ पर रखा है, तो आंसर आया है 229.6 × 10⁻⁴ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। अब आगे आ जाता है हमारा सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन कैसे होता है कंसंट्रेशन के साथ।
तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।